हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.5 जो कि आपकी किताब में पेज 57 पर है कि प्रश्न संख्या 2 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी किताब में प्रश्नावली 2.5 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 में लिखा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले भाग में दिया है 103 गुणे 107। तो इसे हमें यहाँ पर सीधे गुणा नहीं करना है, हमें इस अध्याय के अंतर्गत दी गई सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इन गुणनफलों को ज्ञात करना है। तो हमें यह ध्यान देना है कि इस गुणनफल को हम किस सर्व समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो हम पाते हैं कि हम इसे 100-3 और 100-7 के रूप में, या अर्थात 103 को 100-3 गुणे और 107 को 100-7 के रूप में लिख सकते हैं। यही मैंने यहाँ पर लिखकर इसे समझाने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 103 गुणे 107 बराबर 100-3, जहाँ पर 103 को 100-3 लिखा गया है और एक ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा गया है। दूसरे ब्रैकेट में 100-7 लिखा गया है और बीच में गुणे का चिन्ह, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स के बीच में गुणे का चिन्ह लगाया गया है। हम ब्रैकेट्स के बीच में गुणे का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, यह हमारे ऊपर है। तो यहाँ पर हम जब इस रूप में इसको लिख लेते हैं तो हम पाते हैं कि अपने प्रश्न में दिए गए गुणनफल की तुलना हम सर्व समीकरण 4 के बाएं पक्ष से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर तुलना करते हुए दिखाया है। आप देख रहे हैं x के स्थान पर 100 है और a के स्थान पर 3 है, धन के स्थान पर धन है, और दूसरे ब्रैकेट में x के स्थान पर 100 है, धन के स्थान पर धन है, और b के स्थान पर 7 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस हमारे गुणनफल में अगर हम सर्व समीकरण 4 से इसकी तुलना करें तो हम पाते हैं कि x के स्थान पर 100 है, a के स्थान पर 3 है और b के स्थान पर 7 है। इस प्रकार चूँकि सर्व समीकरण का बायां पक्ष दाएं पक्ष के अपने दाएं पक्ष के बराबर है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि सर्व समीकरण 4 का जो दायां पक्ष है वह 3 पदों में है, x की घात 2 धन ब्रैकेट में a धन b और बाहर x गुणा में है, और धन ए बी है जिसे हम a गुणे b के रूप में समझ सकते हैं। इसी तो हम अपने दिए गए प्रश्न में जो गुणनफल हमें दिया गया है उसे हम 100-3 गुणे 100-7 के रूप में समझते हुए हम सर्व समीकरण 4 का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि x की जगह पर चूँकि हमारा 100 हमें यहाँ मिला था, इसलिए हम x की घात 2 की जगह पर 100 की घात 2 लिखते हैं, और a के स्थान पर 3 हमें प्राप्त हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर a के स्थान पर 3 लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, और फिर धन चिन्ह, और फिर उसके बाद b के स्थान पर 7 लिखते हैं, और इस प्रकार ब्रैकेट बंद हो जाता है। फिर ब्रैकेट के बाहर x होता है, तो x के स्थान पर हम देखते हैं हमें यहाँ पर 100 मिला है, इसलिए हम x के स्थान पर 100 लिखते हैं। फिर उसके बाद तीसरे पद में धन a गुणे b के स्थान पर हम 3 गुणे 7 लिखते हैं। आप देख रहे हैं क्योंकि a बराबर 3 और b बराबर 7 है। अब इसे हम सरल करने का प्रयास करते हैं।
तो 100 का जब वर्ग करेंगे अर्थात 100 गुणे 100 हमें लिखना होगा। जब हमें घातांक के रूप में लिखी गई संख्याओं को इस रूप में समझना है कि जिस संख्या के ऊपर घात लगी होती उसे हम आधार कहते हैं, और उस पर जो घात या जो संख्या लिखी होती है उसे हम घात या घातांक कहते हैं। तो हम आधार को उतनी ही बार लिखते हैं जितनी उसकी घात होती है। तो यहाँ पर 100 की घात 2 है, इसलिए 100 को हम 2 बार लिखेंगे और बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे, अर्थात 100 गुणे 100 होगा। तो 100 गुणे 100 जब हम करेंगे तो हमें 10,000 प्राप्त होगा, यह आपको पता होगा। और फिर इसके बाद धन के स्थान पर धन आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, और बाहर गुणे के रूप में 100 है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे। और फिर धन के स्थान पर धन, और 3 गुणे 7 को आप जब गुणा करेंगे तो 21 प्राप्त होगा, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। और इसके पश्चात 10,000 और 21 को जोड़ा गया है तो 10,021 लिखा गया है, और यहाँ पर 10 और 1,000 को फिर गुणा करके 1,000 लिखा गया है, और उसके पश्चात 10,021 और 1,000 को जब जोड़ा गया तो 11,021 हमें पहले भाग के उत्तर के रूप में यहाँ पर प्राप्त होता है। और इस प्रकार पहला भाग हमारा हल हो जाता है। और अब अगर हम प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग को देखें जिसमें लिखा है 95 गुणे 96, तो 95 गुणे 96 को हम 100 ऋण 5 लिख सकते हैं, और 96 को हम 100 ऋण 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इसे किस सर्व समीका के रूप में लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम 100 ऋण 5 को 100 और 5 के बीच में अगर इसे हम धन चिन्ह के साथ लिखें तो हम पाएंगे कि यह गुणनफल भी हमारा सर्व समीका 4 के बाएं पक्ष से मेल खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 100 ऋण 5 को 100 धन ब्रैकेट में ऋण 5 और फिर मझले ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा गया है। इसी तरह से 100 ऋण 4 को अर्थात 100 और 4 के बीच में ऋण चिन्ह के स्थान पर धन चिन्ह लगा करके 100 धन और फिर ब्रैकेट में ऋण 4 लिखा गया है छोटे ब्रैकेट में, और फिर मझले ब्रैकेट से बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब 2 ब्रैकेट्स के अंदर हमें 2 पद प्राप्त हो रहे हैं जो धन चिन्ह के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही सर्व समीका 4 में हमें 2 पद ब्रैकेट के अंदर प्राप्त होते हैं। 2 ब्रैकेट्स के अंदर आप देख रहे हैं x धन a और x धन b, और इस प्रकार हम इसकी जब तुलना सर्व समीका 4 के बाएं पक्ष से करते हैं तो हम पाते हैं कि x के स्थान पर 100 है, देख लीजिए x के स्थान पर 100 है और बीच में धन चिन्ह है, a के स्थान पर ऋण 5 है और b के स्थान पर यहाँ पर ऋण 4 है और धन के स्थान पर धन है। तो हम देखते हैं कि यह गुणनफल हमारा जब हम इस रूप में लिख लेते हैं तो वह सर्व समीका 4 के बाएं पक्ष से मेल खाने लगता है, और इसके बाद हम सर्व समीका के दाएं पक्ष के रूप में अपने दिए गए गुणनफल को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। सर्व समीका जो 4 है उसका जो दायां पक्ष है आप देख रहे हैं x की घात 2 धन a धन b ब्रैकेट में और फिर गुणे में बाहर x है, और फिर धन ab या a गुणे b आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर 100 लिखते हैं और x की घात 2 की जगह पर 100 की घात 2 लिखते हैं क्योंकि x के स्थान पर हमें 100 मिला है यहाँ पर, और धन के स्थान पर धन ही लिखते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर a धन b हमें लिखना है तो इसलिए यहाँ पर ऋण 5 धन ऋण 4 लिखते हैं, और बाहर गुणे में x होना चाहिए तो 100 लिखते हैं, और फिर धन के स्थान पर धन और a गुणे b के स्थान पर ऋण 5 गुणे ऋण 4 लिखते हैं क्योंकि a के स्थान पर हमें ऋण 5 प्राप्त हुआ है और b के स्थान पर ऋण 4 यहाँ पर तुलना करने पर हमें मिला है। अब 100 की घात 2 को हम 10,000 लिख सकते हैं। आपको हम इससे पहले वाले प्रश्न के हल में हम बता चुके हैं कैसे हम प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर ऋण 5 और ऋण 4 जो दिया हुआ है इसे समझ लीजिए। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर ऋण 5 ही लिख सकते हैं
और यहाँ धन और यहाँ पर ऋण 4 वाला जो ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए धन और ऋण की गुणा होगी, असमान चिन्हों की गुणा होगी तो ऋण ही आएगा। इसलिए ऋण 5 गुणे ऋण 5 और ऋण 4 ब्रैकेट के अंदर हमें प्राप्त होगा। और इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं धन के स्थान पर धन लिख लेंगे और यहाँ पर जो ऋण 5 और ऋण 4 की गुणा हुई है उसमें सबसे पहले हम चिन्हों की गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण की गुणा धन होगी और फिर धन और धन की गुणा धन होगी, इसीलिए यहाँ पर धन लिखा गया है। और फिर 5 और 4 की गुणा होगी तो 20 आएगा और इस प्रकार 5 चौको 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 की घात 2 का मान 100 गुणे 100 करके 10,000 प्राप्त किया गया था, वही 10,000 आप यहाँ पर भी लिख देंगे। और ऋण 5 और ऋण 4, अब दो संख्याएं हैं, ऋण 5 और ऋण 4 दोनों ही संख्याओं का चिन्ह जो है वह ऋण है, अर्थात समान है। जब समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, यह हमें ध्यान रखना है। तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और चिन्ह किसका आता है? चिन्ह वही आता है जो दोनों का होता है। तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह ऋण है, इसलिए योग करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसका चिन्ह भी ऋण ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ऋण 9 हमें प्राप्त होगा और गुणे में हम 100 लिख लेंगे। फिर धन 20 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा और इसके बाद 10,000 और 20 को जब जोड़ेंगे तो 10,020 हमें प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट, यहाँ पर जो 9 और 100 की जब गुणा करेंगे तो 900 मिलेगा और 100 के पहले जो धन या ऋण में जो चिन्ह होगा वो धन ही होगा, इसलिए धन और ऋण की जब गुणा होगी तो ऋण आएगा। इसीलिए यहाँ पर गुणा में ब्रैकेट के अंदर ऋण 900 लिखा गया है। तो धन और ऋण की गुणा से हमें ऋण प्राप्त हुआ और 9 और 100 की गुणा से 900 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम 10,020 धन और ब्रैकेट में ऋण 900 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 10,020 तो अगले चरण में ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट जब हटाएंगे तो धन और ऋण की गुणा होगी तो ऋण प्राप्त होगा। आप जानते हैं असमान चिन्हों की गुणा होती है तो हमें ऋण प्राप्त होता है। और इसके बाद 900 तो ऐसे ही आ जाएगा। और फिर 10,020 में से जब हम 900 घटाएंगे तो हमें धन का 9,120 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं असमान चिन्ह है। धन चिन्ह है 10,020 का और 900 का चिन्ह ऋण है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी और 9,120 आएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। चूँकि 10,020 का चिन्ह धन है इसलिए यहाँ पर 9,120 का भी जो चिन्ह आएगा वो धन आएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का जो दूसरा भाग था उसके हल को भी हमने यहाँ पर समझ लिया। अब इसके पश्चात हम प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग के हल को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरे भाग में दिया हुआ है जो गुणनफल वो 104 गुणे 96 है। अब 104 गुणे 96 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, यह अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि 104 को हम 100 धन 4 लिख सकते हैं और 96 को हम 100 ऋण 4 लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिखते हैं और बीच में गुणे का चिन्ह आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट्स के बीच में आप चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों ही बातें सही हैं। देखिए यहाँ पर हमने चिन्ह नहीं लगाया। तो इसके बाद आप देखें तो इस वाली जब इस रूप में हम गुणनफल को लिख लेते हैं तो इसकी तुलना हम सर्वसमीका 3 के बाएं पक्ष से कर सकते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि दो पद एक ब्रैकेट में रहते हैं, दूसरे ब्रैकेट में भी वही दोनों पद रहते हैं, एकदम सेम पद रहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। बस केवल अंतर इतना होता है कि पहले एक पद में जो है एक ब्रैकेट में जो दो पद होते हैं उनके बीच में धन चिन्ह होता है और जो दूसरे ब्रैकेट में दो पद होते हैं वो वही दोनों पद होते हैं जो पहले ब्रैकेट में होते हैं, परंतु उन दोनों के बीच में ऋण चिन्ह होता है। तो बस केवल अंतर चिन्हों का है। यहाँ पर जो बीच में पदों के बीच में चिन्ह है उन्हीं में केवल अंतर होता है। और हम देखते हैं जो हमें गुणनफल हमारे प्रश्न में प्राप्त हुआ है उसमें भी यही बात है। दोनों ही ब्रैकेट्स में 100 पहला पद 100 है और दूसरा पद 4 है, आप देख रहे हैं। और उनके बीच में जो चिन्ह है एक ब्रैकेट में धन है और दूसरे ब्रैकेट में ऋण है, इसलिए ये सर्वसमीका 3 से के बाएं पक्ष से बिल्कुल मेल खाता है। अब हमें केवल यही सीखना होता है कि हमारी
हमारे दिए गए प्रश्न में किस सर्व समीकरण का हम प्रयोग कर सकते हैं ये हमें समझना है। हमें देखना है कि कितने गुणनखंड हैं इसमें। जैसे इसमें 2 गुणनखंड सर्व समीकरण 3 में थे, तो उस रूप में हम उसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट्स के रूप में। साथ ही साथ हर ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं 2 पद हैं, तो हमारे यहाँ हमारे गुणनखंड में भी जो ब्रैकेट्स आए उसमें हम 2 पद ही लिखें। और इसके बाद उनके चिन्हों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि चिन्ह भी उसी रूप में हो, समान हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 100 धन 4 एक ब्रैकेट में और 100 ऋण 4 दूसरे ब्रैकेट में, और बीच में गुणे का चिन्ह है दोनों ब्रैकेट्स के बीच में। साथ ही साथ जो सर्व समीकरण 3 है उसके बाएं पक्ष में x धन a एक ब्रैकेट में है और x ऋण a दूसरे ब्रैकेट में और बीच में गुणे का चिन्ह है। जब इससे तुलना करते तो हम पाते हैं कि x के स्थान पर 100 आया है और a के स्थान पर 4 आया है। यहाँ पर भी देख रहे हैं x के स्थान पर 100 आया है और यहाँ पर भी a के स्थान पर 4 आया है। तो एकदम मेल खा रहा है सर्व समीकरण 3 के बाएं पक्ष से। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि सर्व समीकरण 3 का बायां पक्ष अपने दाएं पक्ष के जब बराबर हम देखते हैं कि उसके दाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है जिसके बराबर वो बायां पक्ष है, तो हम पाते हैं कि वह उसमें पहले पद का पर घात 2 आ जा रही है और दूसरे पद पर भी घात 2 आ जा रही है और बीच में ऋण चिन्ह आ जा रहा है। तो हम भी अपने दिए हुए गुणनफल में यही करेंगे। हम पहले पद का वर्ग कर देंगे। पहला पद हमारे में 100 है, अर्थात x के स्थान पर 100 था तो 100 का वर्ग हो गया, और बीच में ऋण का चिन्ह था तो हमने भी ऋण का चिन्ह लगा दिया। और दूसरे पद का फिर वर्ग हो जाता है, यानी a के स्थान पर जो 4 है उसका भी वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे पद का वर्ग भी हमने कर दिया, 4 का वर्ग कर दिया। अब 100 की घात 2 का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? आप जानते हैं 100 गुणे 100 करके ज्ञात करते हैं, क्योंकि 100 को 2 बार लिखेंगे और बीच में गुणे का चिन्ह रहेगा तो 10,000 आ जाएगा। और इसी प्रकार 4 की घात 2 है तो 4 को भी 2 बार लिखेंगे और बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और इस प्रकार 4 गुणे 4 होगा और 4 चौको 16। तो यहाँ पर 16 प्राप्त हो जाएगा दूसरे पद में। अब 10,000 में से हमें 16 घटाना है। यहाँ पे घटेगा ही क्यों? इसलिए घटेगा क्योंकि 10,000 का चिन्ह धन है और 16 का चिन्ह ऋण है। अब असमान चिन्ह जब होते हैं संख्याओं के तो संख्याएं सदैव घटती हैं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। तो यहाँ पर 10,000 में से 16 घटेगा तो 9,984 आएगा। आप घटा कर देख सकते हैं। और किस संख्या का चिन्ह आएगा? जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। यहाँ पर 10,000 बड़ा है, उसका चिन्ह धन है, इसलिए यहाँ पर उत्तर यहाँ पर जो अंतर आएगा उसके पहले आप धन चिन्ह लिखेंगे, और धन चिन्ह को हम लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर नहीं लगाया है। और इसे अंतर में चिन्ह किस संख्या का आएगा, ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे घर में हमेशा बड़े की चलती है, पापा बड़े हैं तो पापा की चलेगी, और बाबा बड़े हैं तो बाबा की चलेगी। कोई भी जो भी बड़ा होता है उसी की चलती है। जो अच्छे घर होते हैं तो उनमें यही होता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि जब भी संख्याओं को घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी, जब असमान चिन्ह होंगे तभी संख्याएं घटेंगी, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। और जब घटाने के बाद जो अंतर प्राप्त होता है उसमें चिन्ह आपको वही लगाना है जो कि बड़ी संख्या का चिन्ह है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 2 के प्रश्न संख्या 2 के हल को आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।